हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। मैं आज आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही महत्वपूर्ण वाद के बारे में बताना चाहूँगा। उस वाद का नाम है ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यदि देखें ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AAR 1982 सुप्रीम कोर्ट 710। अब यदि इस बात का अध्ययन करें तो ये वाद के बारे में यदि सब्जेक्ट देखें किस किस पर आधारित है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 21 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 13, आर्टिकल 123, आर्टिकल 357, 356, 367 और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। यदि हम सबसे पहले देखें आर्टिकल 21 तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। आर्टिकल यदि 13 देखें तो ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। इसके बाद यदि आर्टिकल 123 देखते हैं तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास जो पावर रहता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बारे में बता रखा है अध्यादेश। इसके बाद यदि देखें आर्टिकल 357, 56, 67 की बात करें तो यहाँ तक पढ़ते हैं कि आपातकालीन परिस्थिति में इमरजेंसी में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्य में राज्य की जो सरकार है वह यदि सही ढंग से काम नहीं कर रही है या वो मेजोरिटी में नहीं है तो वहाँ पर उस प्रकार राष्ट्रपति शासन लगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है 1980 की बात करें, जहाँ पर जिसको हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की बात करते हैं। यहाँ पर राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे यदि किसी है तो उस संबंध में किसी व्यक्ति पर उस धारा में प्रकरण बनाया जा सकता है। तो सरसरी तौर पर हमने देखा कि यहाँ पर इन आर्टिकल या सेक्शन और एक्ट की बात की गई है। अब यदि सबसे पहले देखें फैक्ट ऑफ द केस, तो इसके बारे में यदि चर्चा करें तो हम यहाँ पर देखते हैं ए के रॉय वाला जो प्रकरण है। सबसे पहले ए के रॉय एक मार्क्सवादी सांसद थे को लोक व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव डालने के कारण NSA, जिसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा निरुद्ध किया गया था। इस समय संसद सत्र नहीं चल रहा था। इस कारण जनहित में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 जारी किया गया और उन्होंने जारी किया और इसके अंतर्गत NSA में इनको डिटेंशन किया गया और उसके बाद ही इन्होंने आर्टिकल 32 के तहत रीट याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि इस अधिनियम को यदि देखें तो यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 कुछ मामलों में निवारक निरोध, जिसको प्रिवेंशन डिटेंशन कहा गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का, और उसके संबंध विषयों का उपबंध करने के लिए पारित किया गया था और इसे लागू करने की तिथि को संसद का सत्र नहीं चल रहा था। और इस अध्यादेश को उद्देशिका में इस पर लिखा था कि इस लिए जारी किया जा सकता है इसे क्योंकि राष्ट्रपति का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसी समस्या थी और इसके अगेंस्ट उन्होंने आर्टिकल 32 के अंतर्गत याचिका लगाई, पिटिशनर बने। अब हम देखें यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें यहाँ तक है उनके जजमेंट की, तो वहाँ पर माननीय न्यायालय के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण बात रही और उनके सामने यह विषय रहा कि क्या इस प्रकार का ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति के द्वारा जो निकाला गया है क्या अपना प्रभाव रखता है, क्या ये कानून है, क्या विधि है, क्या इस प्रकार का ऑर्डिनेंस जो है ये कार्यपालिका के द्वारा
आदेश माना जाएगा या विधायिका के आदेश माना जाएगा। तो ऐसे कुछ वहाँ पर प्रश्न आए माननीय न्यायालय के समक्ष। और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक प्रश्न ये भी था कि संसद सत्र नहीं होने पर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर कि तुरंत कार्रवाई की जाना चाहिए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। उस अध्यादेश को संसद के द्वारा पारित अधिनियम के समान विधिक बल प्राप्त है। तो ऐसे कुछ प्रश्न माननीय न्यायालय के समक्ष रहे। और उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष एक ये भी था कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्रमांक 65 1980 की धारा 5 धारा 8 क्रमशः ऐसे स्थान में निरोध के बारे में सामान्य नियम कि किसी भी व्यक्ति को सामान्यतः उसके निवास स्थान के आसपास वाले स्थान में रखा जा सकता है। निरोध के आधारों को कैदी को अविलंब सूचित किया जाना चाहिए और प्रशासनिक कार्यों की व्यवहारिक आवश्यकता अनुसार सामान्यतः उक्त निरोध 15 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार की कुछ समस्या है तो वह भी क्या संविधान के विपरीत है। ऐसे कुछ प्रश्न माननीय न्यायालय के समक्ष थे, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने रीट याचिका जो लगाई गई थी का निराकरण किया। और उस दौरान माननीय न्यायालय के समक्ष ये भी तर्क दिए कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति कार्यपालक शक्ति है, न कि विधायक शक्ति है। एक ये भी प्रश्न था माननीय न्यायालय के समक्ष, तर्क रखे गए थे कि अध्यादेश विधि नहीं है, क्योंकि यह विधियां बनाने हेतु संविधान के द्वारा सृजित किसी माध्यम के द्वारा नहीं बनाई गई है, संसद के द्वारा नहीं है, और कोई भी विधि विधानमंडल के मध्यक्षेप बगैर नहीं बनाई जा सकती। एक और यह भी तर्क रखे गए कि भारतीय संविधान 1950 के अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्ति का स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। मतलब उसका जो एक प्रक्रिया प्रोसीजर उसका पालन किया जाएगा उसके अनुसार ही 21 से आर्टिकल 21 से वंचित किया जा सकता है। और उक्त अध्यादेश अनुच्छेद 21 के अर्थान्वयन की विधि नहीं है, लॉ नहीं है। और एक तर्क ये भी रखा गया कि अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब कि ऐसे विषय पर कोई विधि नहीं है, विधानमंडल के द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत विधि पर अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के कुछ माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में पिटिशनर की याचिका खारिज की और साथ ही उसे नहीं माना और यह अपने आदेश दिया कि संसद सत्र न होने पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर कि तुरंत कार्रवाई की जाना आवश्यक हो, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और उस अध्यादेश को संसद के द्वारा पारित अधिनियम के समान माना जाएगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं आर्टिकल 123 की यहाँ तक बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति के पास पावर दे रखें और वह अपना अध्यादेश ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं और हमने उसमें टाइम भी देखा है कि अगर संसद सत्र उस दौरान नहीं चल रहे हैं तो 6 माह तक वो उस ऑर्डिनेंस अपना पावर दिखाता है। तो यहाँ पर माननीय न्यायालय ने भी यही बताया कि यदि संसद सत्र उस दौरान नहीं चल रहे हैं और ऐसी आवश्यकता हो तो वह अध्यादेश को संसद के द्वारा पारित अधिनियम के समान ही माना जाएगा। अब यहाँ पर माननीय न्यायालय ने प्रतिपादित सिद्धांत यदि हम देखें, प्रिंसिपल जो लेट डाउन किए गए हैं उसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेट डाउन यदि देखें तो पहला इसमें है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका है। सेकेंडली अगर देखें तो इसमें सबसे पहले बात ये अध्यादेश जारी हो रहा है तो विधायी शक्ति है, न कि कार्यपालिका। अगला और देखें तो संसद सत्र न होने पर तथा तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि वो नहीं चल नहीं रहा सत्र तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब वहाँ पर उन्होंने जाके थी और ऑर्डिनेंस निकाला है तो इस प्रकार से ही निकाला है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया है। तो इस प्रकार यदि देखें
तो इस केस लॉ में 123 जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है उसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स के बारे में बताया था। तो मुझे लगता है आपको यह बात समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।